नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम कला और संस्कृति ये इसमें शुरू करने वाले हैं। और कला संस्कृति के अंतर्गत पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है राजस्थानी भाषा का उद्भव। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आरएस का हो, चाहे कॉलेज लेक्चर हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी का हो। और इसके साथ ही देखिए, जो लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं, क्योंकि काफी विद्यार्थी यहाँ लाइब्रेरी साइंस के भी हैं जिनके राजस्थान जीके का पेपर होता है पूरा। तो ये लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थियों के लिए ये भाषा वाला जो चैप्टर होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वो विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी पॉइंट हो सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए रखे हैं इसमें मैंने। तो बहुत अच्छे से समझिएगा इस क्लास को, अच्छे से इस चैप्टर को। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थानी भाषा का उद्भव। अब ये देखिए, कल्चर जो है वो फैक्चुअल होती है। कल्चर में फैक्ट ज्यादा है, फैक्ट इफेक्ट है, कौन सी चीज कहां से है, कैसे है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। बाकी इनमें फैक्ट इफेक्ट हैं और ये आपको बार बार जब आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो राजस्थानी भाषा का उद्भव। राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो सौर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और क्या है ये सौर सैनी का गुर्जर अपभ्रंश, ये हम आगे देखेंगे। अभी एक ये चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में देखेंगे। तो आप ये पॉइंट ध्यान में रखिए कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। ये क्वेश्चन सीधा का सीधा आता है। तो मैन है गुर्जर अपभ्रंश से। और गुर्जर अपभ्रंश क्या है? तो सौर सैनी का गुर्जर अपभ्रंश। सौर सैनी के भी कई अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग शाखाएं हैं। उस शाखाओं में से एक शाखा है गुर्जर, या इसको गुजरी अपभ्रंश भी कहते हैं। गुर्जर अपभ्रंश भी लिखा आता है और गुजरी अपभ्रंश भी लिखा आता है। तो ये आप ध्यान में रखना। डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया ने राजस्थानी भाषा को निम्न प्रकार से बताया है। क्या, कैसे बताया है? तो आर्य भाषाएं थी, आर्य जो आर्य आए थे, आर्यों से वैदिक संस्कृत, या सीधा कई बार ये भी लिख देते हैं संस्कृत। तो आर्य भाषाओं से वैदिक संस्कृत ये आई, वैदिक संस्कृत से ही पाली भाषा आई, वैदिक संस्कृत से ही संस्कृत, वैदिक संस्कृत से ही पाली। अब इनके अलग अलग प्रकार होंगे। तो पाली जो है, पाली से ही भाषा आती है प्राकृत। देखिएगा, संस्कृत या जो वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से पाली और पाली से प्राकृत। तो पाली से जो प्राकृत है उसमें कई प्रकार हैं, जैसे सौरसेनी प्राकृत है, मागधी प्राकृत है, महाराष्ट्री प्राकृत है, और भी विभाजन है। हम वो पढ़ रहे हैं जो राजस्थानी भाषा के लिए जरूरी है। बाकी ऐसे तो भाषाओं का तो एक बहुत अलग है डिटेल में। अब जो सौरसेनी प्राकृत है, इस सौरसेनी प्राकृत से कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो एक तो है गुजरी अपभ्रंश और एक है सौरसेनी अपभ्रंश। तो गुजरी अपभ्रंश जो है, इससे फिर राजस्थानी और गुजराती भाषा की जो व्युत्पत्ति मानी जाती है। और सर्वाधिक जो प्रमाणिक मत माना जाता है वो गुजरी अपभ्रंश का माना जाता है, गुजर अपभ्रंश या गुजरी अपभ्रंश। तो उसी प्रकार से अब इसीलिए हम कहते हैं कि सौर सैनी के गुजरी अपभ्रंश से। तो सौर सैनी प्राकृत क्या है? ये पाली का ही, पाली भाषा से निकली हुई जो शाखाएं हैं। पाली भाषा से कौन कौन सी भाषाएं निकली? तो ये सौर सैनी प्राकृत निकली, मागधी प्राकृत है, महाराष्ट्री प्राकृत है। उसमें हमारे काम की कौन सी है? सौर सैनी प्राकृत, ये हमारे काम की है। और इससे कौन कौन सी निकली? तो गुजरी अपभ्रंश, सौर सैनी अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है? समय के साथ उसमें तोड़ मरोड़ हो जाना। अब देखिए, आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझ के देखें कि 500 साल पहले किसी स्थान की भाषा, कुछ बोली जो है कुछ और होती होगी। धीरे धीरे समय में मान लीजिए कुछ परिवर्तन हुआ, लोग दूसरे भी आकर के रहने लगे, धीरे धीरे कुछ चीजें फिर उनकी बोली में बदलाव हुआ। तो कोई फिक्स नहीं होता है, समय के साथ में बोली अब भी बदल रही है और आगे भविष्य में भी बोली बदलेगी। तो ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं कि अब जो बोली है हमेशा यही रहेगी, क्या इसमें तो चेंज होता रहता है। तो राजस्थानी भाषा जो है वो सौर सैनी के गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसी गुजरी अपभ्रंश से देखिएगा आगे कौन सी भाषा निकली है, राजस्थानी भाषा। इससे से गुजराती है, ये हमारे काम की नहीं है, हमें तो ये ध्यान में रखना है सौर सैनी के गुजर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। कुछ कहेंगे कि साहब ये सौर सैनी अपभ्रंश जो है इसी प्राकृत का ही, सौर सैनी प्राकृत का ही एक शाखा है। कुछ कहेंगे इससे होती है, कुछ कहेंगे नागर अपभ्रंश से होती है।
तो हमें सभी मत देखने हैं, इनमें सर्वाधिक प्रमाणिक मत जो है वो गुजर अपभ्रंश का माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गुजर अपभ्रंश के बारे में। इस मत को मानने वाले कौन कौन है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी के गुजर अपभ्रंश से हुई है। तो इसको मानने वाले हैं मोतीलाल मेनारिया और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी। ये दोनों ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजर अपभ्रंश से हुई है। दूसरा मत है शोरसेनी अपभ्रंश का। मैंने जो आपको शोरसेनी प्राकृत के दो पार्ट करके बताया, एक गुजर अपभ्रंश और एक शोरसेनी अपभ्रंश। तो एलपी टेसिटोरी जो कि इटली से आए हुए थे और बीकानेर में ही इनका अधिकांश समय निकला, वहीं इनकी मृत्यु हुई। तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, साहित्यकार। ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? शोरसेनी अपभ्रंश से। एक मत है नागर अपभ्रंश का, यह भी इसी का ही एक पार्ट माना जाता है। शाखाओं में जो शोरसेनी प्राकृत रहे, इसी की शाखाओं में एक नाम आता है नागर अपभ्रंश। इससे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानने वाले कौन है? जॉर्ज अब्राहम गियरसन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। इन दोनों का ही नाम आपको ध्यान में रखना है। ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? नागर अपभ्रंश से हुई है। सर्वाधिक प्रमाणिक और मान्य मत कौन सा है? तो वो है गुजर अपभ्रंश का, जिसके मैंने इंपोर्टेंट लिख रखा है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, किसका मत कौन सा है? अब ये कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपकी ट्रिक बनाई हुई है तो ठीक है, नहीं तो मैं जो बना रहा हूं उससे आप ध्यान में रख लीजिएगा। ये पहले भी मैंने आपको एक दो बार बताई भी है, यूट्यूब पे बताई होगी वीडियो में कहीं। गुजरी की, ये गुजरी अपभ्रंश लिखा हुआ है। गुजरी की मोती की मैना मुंशी ने उड़ा दी। फिर से ट्रिक क्या है? गुजरी की मोती की मैना किसने उड़ा दी? मुंशी ने। ये लाइन दो चार बार आप रिपीट करना, आपको याद हो जाएगा। गुजरी की मोती की मैना किसने उड़ा दी? मुंशी ने। तो गुजरी से क्या हो जाएगा? गुजरी अपभ्रंश। मोती की मैना मोतीलाल मेनारिया, किसने उड़ा दी? मुंशी ने, तो के.एम. मुंशी। दूसरा है शोरसेनी अपभ्रंश, कौन मानता है? एलपी टेसिटोरी। तो इसको ऐसे याद कर लेना, शोर करे सैनी मारे उसके टेसिटोरी। शोर करे सैनी मारे उसके टेसिटोरी। दो चार बार इस चीज को, लाइन को आप बार बार रिपीट करोगे, क्योंकि वहां आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा और उसमें यही होती है कि चीजें आपको याद होती है लेकिन वो मिक्स हो जाती है कि कौन सा किसका है। अब उसने मान ले क्वेश्चन ने ये दे दिया कि शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मानता है? ए ऑप्शन मोतीलाल मेनारिया, बी एलपी टेसिटोरी, सी जॉर्ज अब्राहम गियरसन और डी पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। तो कौन सा हो जाएगा? एलपी टेसिटोरी। उसके बाद आता है नागर अपभ्रंश। तो इससे कैसे याद करोगे? देखिए, नागर का सन क्या है? तम में है। तम क्या होता है? अंधेरा। सन क्या होता है? सूर्य। तो कैसे याद करना है? इतना सही याद करना है, नागर का सन या नगर का, नगर या नागर कुछ भी याद करो, नगर का सन क्या है? तम में है। तो नगर से क्या हो जाएगा? नागर अपभ्रंश। सन से क्या हो जाएगा? जॉर्ज अब्राहम गियरसन। जॉन अब्राहम मत याद कर लेना, जो हीरो है ये जॉर्ज अब्राहम है, और जॉर्ज अब्राहम का और भी बहुत बड़ा योगदान है, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। इनके पुस्तक आई थी द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर इन्होंने पहली बार राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। वेरी वेरी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट। क्या? राजस्थानी भाषा के लिए, आज जो हम बार बार बोलते हैं राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा, तो राजस्थानी भाषा के लिए पर्टिकुलर राजस्थानी वर्ड सबसे पहले किसने दिया? वो जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने ही दिया था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। तो इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी? नागर अपभ्रंश से। और दूसरे कौन है? पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। तो एक चीज ध्यान में रखना, एक मोतीलाल मेनारिया है, एक पुरुषोत्तम लाल मेनारिया है। तो ये मेनारिया लाल ये सेम है, तो इसलिए मैंने तम रखा है इसमें। नगर का सन तम में है, तम से कर लेना पुरुषोत्तम। ऊपर मोतीलाल में कहीं भी तम नहीं आता, तम आता है पुरुषोत्तम में। तो ये नागर अपभ्रंश का हो जाएगा, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा का विकास। तो कुछ बेसिक फैक्ट हैं। सबसे पहला जो है, देखिए 11वीं से जो 13वीं शताब्दी का समय है वो गुजर अपभ्रंश का माना जाता है, जो कि मैंने आपको बताया
कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? इस गुजर या गुजरिया वंश से हुई है। तो 11वीं से 13वीं शताब्दी का जो समय है वो गुजर अपभ्रंश का काल कहलाता है। 13वीं से 16वीं शताब्दी का जो समय है वो प्राचीन राजस्थानी का कहलाता है। यानी 13वीं से 16वीं शताब्दी का समय प्राचीन राजस्थानी। इसके बाद है मध्य राजस्थानी। मध्य राजस्थानी है 16 से 18वीं शताब्दी और आधुनिक राजस्थानी है 18वीं से अब तक। तो ये तो फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्ट है। अब कौन सा समय प्राचीन, कौन सा है मध्यकाल में, कौन सा मध्यकालीन राजस्थानी का कौन सा समय कहलाता है। तो अब कैसे ध्यान में रखना है, देखिए 11 से 13 गुर्जर अपभ्रंश, 13 से 16 प्राचीन राजस्थानी, 16 से 18 मध्य राजस्थानी और 18 से अब तक आधुनिक राजस्थानी। और आधुनिक के लिए अर्वाचीन वर्ड भी एक प्रयोग किया जाता है, आप ध्यान में रखना, आधुनिक की जगह कभी अर्वाचीन भी आ सकता है। और एक पॉइंट इसमें और ध्यान में रखना आप कि राजस्थानी भाषा का स्वर्णिम काल कौन सा कहलाता है, यानी जिस काल में सबसे ज्यादा राजस्थानी साहित्य की रचनाएं हुई बूम पर जबरदस्त तरीके से, तो 17वीं से 19वीं शताब्दी का जो काल है वो काल कौन सा कहलाता है? राजस्थानी भाषा का स्वर्णिम काल कहलाता है। उसमें खूब साहित्य रचा गया राजस्थानी में। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। ये कब की किताब है? ये 1912 की है। कई जगह देखिएगा 1907-8 भी लिखा आता है। अच्छी ऑथेंटिक किताबों में दोनों ही ये चीजें मिलती है आपको, लेकिन 12 जो है वो ज्यादा सही माना जाता है। हिंदी ग्रंथ अकादमी में ये 12 वाला आपको ज्यादा मिलेगा। तो सन को लेकर कभी आता नहीं है, लेकिन मैंने आपको दोनों ही चीजें बता दी, 7-8 भी आपको मिलेगा। तो आप 1912 ध्यान में रखना। 1912 में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। कब? 1912 में। कौन सी पुस्तक था, कौन सा ग्रंथ था इनका? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। बाकी तो क्या इससे पहले क्या राजस्थानी वर्ड यूज किया? पहले कभी कोई मरु भाषा बोलता था, कोई मारवाड़ी बोलता था, इस तरह के नामों का उल्लेख है, लेकिन पर्टिकुलर ये राजस्थानी ये वर्ड किसने यूज किया था? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। इसके बाद में आता है, देखिए उद्योतन सूरी जो है, इसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया है। जब आप ये जो आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ाया, उस इतिहास के अंदर आपको ये चीज मैंने बताई थी। जो गुजर प्रतिहार शासक वाले टॉपिक हमने पढ़े थे, जालोर के शासक, उस समय जो गुजर प्रतिहार शासक थे भीनमाल, वहां आपको कहीं ना कहीं मैंने बताया था। आपने वो वीडियो अगर देखे हैं क्लास गुजर प्रतिहार शासकों वाली, तो आपका सही हो जाएगा। ये वही है, ये उद्योतन सूरी। 778 ईस्वी का जो समय था यही है वो। तो उद्योतन सूरी ने जो कुवल्य माला ग्रंथ लिखा, कब की बात है? 778 की। इसमें 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया, जिसमें एक मरु भाषा भी है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इससे पहले किस किसने क्या कहीं वर्णन किया है क्या यहाँ की भाषाओं के बारे में? तो देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। उद्योतन सूरी का ग्रंथ कौन सा है? कुवल्यमाला। इस ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया, जिसमें से एक है मरु भाषा। और ये मरु भाषा कौन सी है? जो पश्चिम में आप जिसको मारवाड़ी भाषा कहते हो, जो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में। अभी मैं मैप से सारी याद कराऊंगा आपको पहले, फिर आगे भाषाओं पर, ये बोलियों पर हम आएंगे, क्योंकि अभी तो शुरू में फैक्ट है ये, तो ये तो फैक्ट टू फैक्ट हमें पढ़ना है। तो अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है। एक बार इसने एक क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछा कि 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया, जिसमें एक मरु भाषा भी थी। क्वेश्चन सुनिएगा, ये पूरा क्वेश्चन था। उसने मरु भाषा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? तो उसने मरु भाषा के लिए शब्द प्रयोग किया था मरुवाणी। और यह क्वेश्चन पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को देखा था। क्वेश्चन क्या था कि उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवल्यमाला ग्रंथ लिखा था, जिसमें 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया, जिसमें एक मरु भाषा भी थी। उसने मरु भाषा को क्या नाम दिया है? पर्टिकुलर उसने उसके लिए टर्म क्या यूज की है? तो वो है मरुवाणी। ये टर्म यूज की है और यही उसने पूछा था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। और कैसे, देखिए ग्रंथ किसका है? उद्योतन सूरी का, कुवल्यमाला। तो अब तक तो याद हो गया होगा, नहीं भी हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं।
उद्योतन से याद कर लेना उद्योग, उद्योग। तो क्या हो जाएगा, उद्योगों की माला। क्या हो जाएगा, उद्योगों की माला। तो उद्योगों से उद्योतन सूरी और माला से कुवलय माला। इसके बाद में देखिएगा जो कवि कुशल लाभ हैं, इनका एक ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि, और अबुल फजल का एक ग्रंथ आता है आईने अकबरी, अकबरनामा भी कहते हैं इसको। तो इसके अंदर भी मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया गया है। तो इनका ज्यादातर का जो मारवाड़ी भाषा से मतलब है वो पश्चिमी राजस्थान की जो भाषा है मारवाड़ी, मुख्य रूप से उससे इनका अर्थ है। तो ये आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद में देखिए राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ, राजस्थानी भाषा का, तो 12वीं शताब्दी के अंदर ये लिखा गया था वज्रसेन सूरी के द्वारा। उसके बाद 13वीं शताब्दी के अंदर भी ग्रंथ आता है राजस्थानी भाषा से संबंधित। तो प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, भरतेश्वर बाहुबली घोर, किसके द्वारा लिखा गया था, वज्रसेन सूरी के द्वारा। इसके बाद में आता है भरतेश्वर बाहुबली रास, ये किसके द्वारा लिखा गया था, शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था 13वीं शताब्दी में। अब ये कई बार पूछा भी गया है, इसको याद कैसे करोगे। देखिए भरत की बाहु में घोर बल था, क्योंकि वो किसका बना हुआ था, वज्र का। कैसे याद करोगे, भरत की बाहु में, बाहु मतलब भुजाओं में, घोर बल था क्योंकि वो किसका बना हुआ था, वज्र का। तो भरतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी। इसके बाद में आता है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो अब इसको कैसे याद करना है, क्योंकि ऊपर वाले में घोर में और रास में केवल एक एक वर्ड का अंतर है, ऊपर घोर है और यहां रास है, जबकि नाम इनके दोनों के बदल गए आगे जो है इनके रचनाकार। तो ऐसे याद कर लेना, बाहुबली को रास आ गई साली, साली साली होती है। तो साली जो मतलब किसको कहते हैं, जो पत्नी की जो बहन होती है उसको क्या कहा जाता है, साली कहा जाता है। तो वही साली टर्म है, आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूं। बाहुबली को रास आना का मतलब होता है पसंद आना, ये आपको याद करवाने के लिए है, क्योंकि वहां सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब एक साथ मिक्स हो जाएगा ये। तो इसलिए इनके साथ में कोई ना कोई हिंट छोड़ना जरूरी होता है, और ये याद करने का एक तरीका भी है। आप चाहे कुछ भी याद करो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, जब फैक्ट इफेक्ट खूब हो तो आपको उस चीज के साथ में याद करने का तरीका है कि कोई मिक्स चीजें आपसे फैक्ट नहीं हो जाए, आपको कोई ना कोई उसमें एक हिंट छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके का हिंट, ताकि आपको वहां पर वो चीज याद आ जाए। तो बाहुबली को रास आ गई साली, तो बाहुबली रास, साली साली से शालिभद्र सूरी, बस इतना ही मिलान करना है ये। तो ये राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली गौर। इसके बाद में 13वीं शताब्दी के अंदर आता है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि शालिभद्र सूरी ने लिखा था। उसके बाद में देखिए जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है, इन्होंने राजस्थानी की 5 उप शाखाएं बताई। हालांकि जो दूसरे बाद में साहित्यकार हैं वो इस चीज को इतना नहीं मानते कि कोई 5 उप शाखाएं नहीं है, 2 ही है, एक तो राजस्थान की पूर्वी और एक है राजस्थान की पश्चिमी। पश्चिमी राजस्थानी, पश्चिमी जो राजस्थानी का साहित्यिक रूप है उसको हम डिंगल कहते हैं, और पूर्वी राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप है उसको हम पिंगल कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप जो डिंगल है, यह मारवाड़ी भाषा का प्रभाव दिखेगा। पिंगल के अंदर आपको ब्रज भाषा का थोड़ा उस तरफ का प्रभाव दिखेगा। डिंगल की रचना जो है ये ज्यादातर चारणों के द्वारा की गई, और पिंगल जो है इसका साहित्यिक रूप की रचना ज्यादातर भाटों के द्वारा की गई। अब जैसे पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद्रवरदाई ने, तो वो पिंगल में है। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी चीजें, तो ज्यादातर जो साहित्यकार हैं वो बाद में कहेंगे सब 2 ही है, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। तो जो पूर्वी है उसके अंदर ये इधर वाली जयपुर वाली ढूंढाड़ीर, ये अलवर की अहिर वाटीर, ये ब्रजर, ये इस तरफ की आ जाएगी। पश्चिम के अंदर ये मारवाड़ीर, शेखावाटीर, ये मेवाड़ीर, गोडवाड़ीर, देवड़ा वाटीर, ये इस तरफ की आ जाएगी। तो लेकिन हम इसको देख लेते हैं। देखिए आपसे वो क्या पूछेगा कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा की कितनी उपशाखाएं बताई है, 5। 90% तो चांस है कि वो आपसे इतना ही पूछेगा। फिर भी अगर आगे पूछ लेता है, हालांकि ऑफलाइन के अंदर ये इतना जॉर्ज अब्राहम गियर्सन वाला नहीं पढ़ाते हम, लेकिन यहां मैंने नोट कर दिया है, लिख दिया है, तो आप इसको एक बार देख लेते हैं हम यहां पे। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं कौन कौन सी बताई है। पहली है पश्चिमी राजस्थानी,
मध्य पूर्वी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ये आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है। अब एक तो पश्चिमी राजस्थानी, तो ये पश्चिमी राजस्थानी ये होगी इधर वाली, मान लो आप ये इधर वाली जो है ये पश्चिमी राजस्थानी होगी। एक सबसे लास्ट में दक्षिणी राजस्थानी, ये दक्षिणी राजस्थानी मान लो, ये लो साहब दक्षिण में हो गई। दक्षिण पूर्वी, तो अब आपको इतना तो ये तो पता होगा कि दक्षिण पूर्वी का क्या मतलब होता है। देखिए वैसे चार दिशाएं होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो दक्षिण पूर्वी कौन सी हो जाएगी, इस साउथ के और ईस्ट के जो बीच की है वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्वी। अब जैसे कोई बोले दक्षिण पश्चिमी, तो ये साउथ और ये वेस्ट, इसके बीच की ये वाली कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिमी। कोई बोले नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, तो इस नॉर्थ के और इस पश्चिम के जो बीच की हो जाएगी उत्तर पश्चिम। कोई बोलेगा उत्तर पूर्व, तो इस नॉर्थ और इस ईस्ट के बीच की हो जाएगी उत्तर पूर्व। तो दक्षिण पूर्वी कौन सी है, ये दक्षिण है, और ये पूर्व था इसके बीच की यहां का, यानी ये जो हाड़ौती ये जो मालवीर इधर रांगड़ी वाला जो एक आता है, मालवा प्रदेश जो इधर का कहलाता था, मध्य प्रदेश का ये। इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी के अंदर जो मेवाती और अहिरवाटी, ये अलवर और अलवर वाला जो क्षेत्र आता है, अलवर भरतपुर की तरफ थोड़ी ये बोली जाती है, थोड़ा ये गुड़गांव और इस तरफ के क्षेत्र में मेवाती अहिरवाटी आपको देखने को मिलेगी। दक्षिणी पूर्वी जो है ये हो गया। एक आता है मध्य पूर्वी राजस्थानी। तो मध्य पूर्वी राजस्थानी के अंदर एक तो ये आपको मानते हैं ढूंढाड़ी, और एक जो हाड़ौती, ये इसमें मानी जाती है मध्य पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख लेना इसमें। तो ये देख लीजिए, पश्चिमी राजस्थानी तो ये मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी ये आ जाएगी। दक्षिणी निमाड़ी, भिल्ली ये आ जाएगी। दक्षिण पूर्वी इसमें मालवी रांगड़ी है। मालवा प्रदेश देखिए, जो ये राजस्थान है, राजस्थान के इस तरफ हाड़ौती के नीचे वाला पार्ट, और ये दक्षिणी राजस्थान के पूर्व वाला भाग जो मैंने आपको पढ़ाया है मालवा प्रदेश। हमने पूरे इतिहास में इस क्षेत्र को मालवा प्रदेश बोला है, मालवा मालवा मालवा। तो वो ही मालवा, और इधर राजस्थान के थोड़ा थोड़ा इस तरफ का नीचे का दक्षिण पूर्व, और ये हाड़ौती के नीचे का जो दक्षिण का भाग, ये झालावाड़ का, इधर का ये प्रतापगढ़ के पूर्व का भाग, तो उसको हम मालवा क्षेत्र कहते हैं। और एमपी का तो है ही इसमें, तो प्रभाव उधर का देखने को मिलेगा। उत्तर पूर्वी ये तो बिल्कुल ऊपर का हो गया, मेवाती और अहिरवाटी। और मध्य पूर्वी तो इसमें ढूंढाड़ी और हाड़ौती। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख लेना। मुख्य रूप से दो भागों में है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। तो मैंने आपको ऊपर समझाया था कि जैसे जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 5 उपशाखाएं बताई, लेकिन ज्यादातर जो साहित्यकार हैं वो कहते हैं इतने लंबे चौड़े की आवश्यकता ही नहीं है, ये इधर कार उधर कार, उत्तर पूर्वी मध्य पूर्वी का सीधी सी बात है, ये राजस्थान है, इसको भागा 2 भागों में बांटा, ये पश्चिमी राजस्थानी और ये पूर्वी राजस्थानी। तो ये इस प्रकार से ये मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये गोड़वाड़ी ये इधर आ जाएगी, और बाकी जैसे ये ढूंढाड़ी, हाड़ौती ये इस तरफ वाली किस में आ जाएगी, ब्रज, अहिरवाटी ये पूर्वी में। पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप इसको हम डिंगल कहते हैं। पूर्वी राजस्थानी जो है उसका साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, पिंगल। तो ये डिंगल पिंगल है, ये जैसे राजस्थान है ये बीच का पार्ट। तो पश्चिमी राजस्थानी यहां की जो है इस तरफ का साहित्यिक रूप जो रचनाएं की गई उसको हम कहते हैं डिंगल, और पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप हमें कहलाता है पिंगल। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती ये सब राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। तो अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा मैप से समझा रहा हूं, आप अच्छे से समझना इसको। ये तो शुरुआत के फैक्ट थे, ये आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम मारवाड़ी भाषा की बात करते हैं कि कौन कौन सी मुख्य है। एक तो मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, फिर इनकी कई उपशाखाएं, कई उप बोलियां देखेंगे इनकी। तो सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़ी की। देखिए, मारवाड़ प्रदेश, मारवाड़ी यानी मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के अंदर बोली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मारवाड़ी बोली कहते हैं। मारवाड़ी में कौन कौन सा आ जाएगा, ये आपका जोधपुर आ जाएगा, जैसलमेर आ गया, ये बीकानेर है, और ये कुछ जालोरकार, ये पालीकार,
ये इस तरफ का जो क्षेत्र है, ये पूरा ये पश्चिमी राजस्थान का जो पार्ट है, यहाँ मुख्य रूप से बोली जाने वाली बोली को हम क्या कहते हैं? मारवाड़ी कहते हैं। और बिल्कुल शुद्ध रूप से मारवाड़ी जो कहाँ बोली जाती है, तो जोधपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसको हम कहते हैं शुद्ध मारवाड़ी। अब इस मारवाड़ी की कई उपबोलियां हैं। देखिए, मारवाड़ी जो बोली है ये मैंने आपको बता दी, और मुख्य रूप से शुद्ध मारवाड़ी, बिल्कुल शुद्ध मारवाड़ी तो जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में, और काफी मीठी भाषा मानी जाती है। राजस्थान के अंदर जो मारवाड़ी है काफी मीठी बोली मानी जाती है। अब जैसे कोई जोधपुर का रहने वाला है या कोई जोधपुर गया होगा तो उसने वहां लोगों को बोलते हुए देखा होगा। काफी मीठी भाषा है, काफी मीठी बोली है मारवाड़ी। अब इसकी कई उपबोलियां आती है, जैसे मेवाड़ी आती है, वो इसकी उपबोली मानी जाती है। अब मेवाड़ी किस तरफ होगी? तो मेवाड़ी मेवाड़ की तरफ ही होगी। मुख्य रूप से उदयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां बोली जाती है मेवाड़ी। और भी इसके अलावा है, जैसे एक वागड़ी आती है, वागड़ी, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है इसको हम कहते थे वागड़ प्रदेश। अब इसको बागड़ भी लिख देते हैं हम। देखिए, बांगर प्रदेश है तो ये ऊपर का इधर का हो जाएगा, और ऊपर का, और बागड़ या बागड़ी तो ये बोली जाएगी डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ। ये वागड़ प्रदेश था। वाघ यानी वनों की अधिकता के कारण, बांस की अधिकता के कारण, उसी से हम इसको बागड़ प्रदेश कहने लगे। और यही चूंकि यहां बोली जाने वाली जो बोली थी उसको हम कहने लगे बागड़ी। तो ये सब मारवाड़ी की ही उपबोलियां हैं। मेवाड़ी, ये जैसे बागड़ी हो गया। एक शेखावाटी आती है, वो भी मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। तो ये, अब शेखावाटी कहां बोली जाएगी? नाम से क्लियर है, ये चूरू झुंझुनू सीकर वाला जो क्षेत्र है यहां कौन सी बोली जाएगी? मुख्य रूप से शेखावाटी। कई तो नाम से क्लियर होती है। अब जैसे एक आती है अजमेरी, तो अजमेरी तो अजमेर में बोली जाएगी। एक आती है किशनगढ़ी, तो किशनगढ़ में बोली जाएगी। तो ये आपको एक उदाहरण बताया मैंने कि कईयों का तो नाम से ही आप समझ आएंगे। इसके अलावा जैसे थल्ली है, तो थल्ली बीकानेर का जो क्षेत्र है वहां थल्ली बोली जाती है। नागौरी, तो नागौरी नागौर में बोली जाएगी। अब इसके अलावा और कौन कौन सी आती है? तो एक आपको ध्यान में रखनी है, देवड़ावाटी। सिरोही जो है यहां बोली जाती है देवड़ावाटी। अब आप कैसे इसको ध्यान में रखोगे? देखिए, सिरोही के अंदर कौन से चौहानों का शासन था? तो चौहानों की जो देवड़ा शाखा थी उसका शासन था सिरोही में। तो इसको हम, चूंकि यहां बोली जो है वो कौन सी है? मारवाड़ी की ही वो बोली मानी जाती है, देवड़ावाटी। तो इससे आप ध्यान में कर लेना। देखिए, अहीरवाटी अलवर की, इनको मिक्स मत कर देना। अहीरवाटी, ऐसे अलवर ऐसे अहीर, यादव जो है वहां अलवर में मुख्य रूप से वहां बोली जाती है अहीरवाटी। और ये सिरोही है तो यहां हो जाएगा देवड़ावाटी। और चूंकि सिरोही में देवड़ा चौहानों का शासन था तो इससे आपको याद हो जाएगा। एक आती है, इधर ही आती है गोडवाड़ी। ये गोडवाड़ी कहां बोली जाती है? तो जालोर के अंदर एक क्षेत्र आता है आहोर, और जालोर के आहोर क्षेत्र से पाली के बाली क्षेत्र के बीच ये तहसीलें इनकी। तो आप ये ध्यान में रख लेना कि ये गोडवाड़ी मुख्य रूप से बोली कहां जाती है। तो जिला देखें तो जालोर और पाली मुख्य रूप से जिला हो गया। थोड़ा बहुत ही आसपास का ये बाड़मेर कर, आप देखिए ऐसा कोई बॉर्डर लाइन तो होती नहीं है भाई, हो सकता है इसके आसपास के कुछ इधर के क्षेत्रों में भी आ जाए। तो मुख्य रूप से जालोर और पाली की बात कर रहे हैं। तो जालोर के आहोर से लेकर के और पाली के बाली के बीच यहां जो मुख्य रूप से बोली बोली जाती है उसको हम कहते हैं गोडवाड़ी। गोडवाड़ प्रदेश भी कहलाता है, उसी से बोली बनी है गोडवाड़ी। थोड़ा सा बाड़मेर का इधर का भी हिस्सा आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जालोर के आहोर से पाली के बाली तक। तो ये इसकी कई मुख्य बोलियां मानी जाती है, उपबोलियां। एक देखिए और इसकी उपबोलियों में मानते हैं हम मारवाड़ी की, और वो आती है खेराड़ी। कहां? भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है शाहपुरा। आपने इतिहास के अंदर शाहपुरा का नाम पढ़ा होगा। यहां जो बोली बोली जाती है उसको कहा जाता है खेराड़ी। ये आप ध्यान में रखना, ये मारवाड़ी की ही उपबोली मानी जाती है। अब इस पे प्रभाव किस चीज का है? कई बार वो आपसे परीक्षा में पूछता है कि ये किस भाषा का मिश्रण है, ये किस बोली का मिश्रण है, इस प्रकार से।
देखिए कई बार अपने टर्म यूज क्या करते हैं कि इन बोलियों के लिए भी भाषा टर्म यूज करते हैं, मारवाड़ी भाषा। ये भाषा तो राजस्थानी है, अब तो बाकी बोलियां हैं और इनकी उपबोलियां हैं, बोलियों की कई उपबोलियां हैं। तो मारवाड़ी एक बोली है, और मेवाड़ी, ये बागड़ीर, देवड़ा वाटीर, ये जो है गोडवाड़ीर, ये सब क्या है, शेखावाटीर, ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो खेराड़ी मुख्य रूप से कहां बोली जाती है, शाहपुरा में। इस पे प्रभाव किस किस का है, तो तीन तरफ का प्रभाव है, ध्यान में रखना। अब ये खेराड़ी यहां फंस गई बीच में, तो तीन तरफ से प्रहार है, एक तो हाड़ौती का प्रहार, और मेवाड़ी का, और ढूंढाड़ का। तो खेराड़ी आप ध्यान में रखना, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, मैप से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं हो। खेराड़ी कहां है, शाहपुरा में। या आप याद कर लेना, इसको याद तो हो जाएगी कि शाह की खेर नहीं, शाह की खेर नहीं, शाह से शाहपुरा और खेर से खेराड़ी। शाह की खेर नहीं, शाह से शाहपुरा और खेर से खेराड़ी। तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा में बोली जाती है खेराड़ी मुख्य रूप से। आसपास थोड़ा और का भी क्षेत्र देख लेते हैं, कभी कभी थोड़ी इधर भी मान लेते हैं, बूंदी तरफ का। मुख्य रूप से शाहपुरा। किस किस का प्रभाव माना जाता है, किस किस का मिश्रण माना जाता है, तो इधर से कर लेना ढूंढाड़ का। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र जो है ढूंढाड़ कहलाता था। और इधर से हाड़ौती का, और इधर से मेवाड़ का। यानी खेराड़ी किस भाषा का मिश्रण, किन बोलियों का मिश्रण मानी जाती है, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी की जगह जयपुरी भी लिखा आ सकता है, हाड़ौती का और मेवाड़ी का। तो और एक बात ध्यान में रखना, कभी भविष्य मान लो अगर मेवाड़ी साथ में ऑप्शन में ही ना हो, पूरे उसके सभी ऑप्शन में, और मेवाड़ी की जगह अगर उन्होंने मारवाड़ी लिख रखा है, तो फिर वो मारवाड़ी से ही होगा, जब मेवाड़ी होगा ही नहीं तो। क्योंकि मेवाड़ी भी तो मारवाड़ी की उपबोली है। हालांकि फैक्ट तो यही है कि ढूंढाड़ी, हाड़ौती और इधर से मेवाड़ी, इन तीनों का मिश्रण है खेराड़ी। लेकिन अब वो तो खुद का भी एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि विद्यार्थी चाहे कितनी भी पढ़ाई करे, उसकी खुद की भी एक समझ विकसित होनी चाहिए। अंत में सिलेक्शन वो ही करवाती है। पेपर उसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, कुछ चीजें दे दी, कई बार वो फैक्ट गलत भी दे देता है। आपको वो गलत को भी सही मान करके कि इनमें भी सबसे सही गलत कौन सा है, वो करना पड़ता है, और फाइनल आंसर की में उसको वो मान भी लेते हैं। बहुत बार माने हैं, आरपीएस और अध्ययन बोर्ड ने कई बार ऐसे क्वेश्चन के उत्तर ऐसे भी माने हैं जो कि गलत थे, लेकिन उन्होंने गलत ही माना। तो वो आपकी समझ पर डिपेंड करता है कई बार कि अब चार ऑप्शन है तो इनमें सबसे सही कौन सा हो सकता है। तो ये मारवाड़ी की जो मुख्य मुख्य कई उपबोलियां हैं, ये आपको मैंने बता दी। अब मैं आपको बता रहा हूं जयपुर के बारे में। तो देखिए, जो ढूंढ प्रदेश कहलाता था, ढूंढ से ये बना है ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्षेत्र कहते थे। यानी ढूंढाड़ कौन सा प्रदेश कहलाता है, जयपुर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसको हम कहते थे ढूंढाड़। अब यहां की ढूंढाड़ की कौन सी प्रमुख उपबोलियां हैं, देखिए ढूंढाड़ी मुख्य रूप से कहां बोली जाती है, जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में। तो ये तो हो गया ढूंढाड़ प्रदेश, आपने हजारों बार सुना भी होगा। अब आपको याद यह करना है कि इसकी उपबोलियां कौन कौन सी है, और वो आपसे बहुत बार पूछता है। तो वो मैं आपको याद करा रहा हूं। आप एक चीज ध्यान में रख लेना, एक छोटा सा चार्ट है इस प्रकार से। ये तो बीच में मान लो जयपुर है ढूंढाड़, ऊपर की ओर कर देना तोरावाटी, पूर्व की ओर कर देना राजावाटी, दक्षिण पूर्व की ओर कर देना नागरचोल। नागरचोल ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं, नागरचोल वाला आरएस में आया हुआ है प्री में। और दक्षिण में कर देना काठेड़ी, और दक्षिण पश्चिम में कर देना चौरासी। ये ध्यान में रख लेना। यानी जयपुर के उत्तर की तरफ कर लेना तोरावाटी, पूर्व की तरफ कर लेना राजावाटी, दक्षिण पूर्व की तरफ कर लेना नागरचोल, और इधर ये कर लेना काठेड़ी दक्षिण की तरफ, और चौरासी कर लेना दक्षिण पश्चिम की तरफ। अब यहां से कैसे याद करोगे, तो जयपुर जो है या तो मुख्य रूप से कौन सी है, कौन सी, ढूंढाड़ी। तो अब ये इसकी उपबोलियां है तोरावाटी। ये जो सब मैंने आपको बताई है, तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, काठेड़ी, चौरासीर, तो इसमें उपबोलियां कौन सी है इसकी, तो जयपुर की उपबोलियों में तोरावाटी। तोरावाटी कहां बोली जाती है,
तो ध्यान में रखना, झुंझुनू का तो दक्षिण का भाग, इसको अच्छे से समझिएगा, झुंझुनू का दक्षिण का भाग और जयपुर का पूर्व का भाग। तो पूर्व वाला मान लो ये साहब, ये पूर्व का आ गया, यानी ये पूरा क्षेत्र कवर करेगा ये। झुंझुनू का दक्षिण हो गया और ऊपर जयपुर का उत्तरी भाग और सिक्कर का दक्षिण और दक्षिण पूर्व। तो इस प्रकार से आप मान लीजिए कि यहां दक्षिण पूर्व का भाग, ये इस प्रकार से जो है ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को तोरावाटी प्रदेश भी कहा जाता है। और इसी कारण से ये भाषा बोली भी जो है यहाँ की कौन सी कहलाती है, तोरावाटी। कहां कहां का है ध्यान में रखना, मैं फिर से आपको याद करवा रहा हूं। जयपुर का तो उत्तर का भाग, झुंझुनू का दक्षिण का भाग, सिक्कर का भी दक्षिण, झुंझुनू का भी दक्षिण और सिक्कर का दक्षिण पूर्व का भी भाग। तो झुंझुनू का दक्षिण, सिक्कर का दक्षिण और दक्षिण पूर्व और जयपुर का उत्तर का भाग, यहां जो मुख्य रूप से बोली जाती है उसको कहते हैं तोरावाटी। ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद हम करें राजावाटी। तो जयपुर के पूर्व की तरफ बोली जाती है, जयपुर में ये थोड़ा सा दोसा वसा साइड का इस तरफ का, जयपुर के पूर्व की तरफ थोड़ा सा इस तरह का टच करते हुए यहां कौन सी बोली जाएगी, राजावाटी। नागरचोल कहां बोली जाती है, तो नागरचोल कहां होगी, सवाई माधोपुर। मैंने आपको थोड़ा सा तीर नागरचोल में यूं बताया था तिरछा, तो सवाई माधोपुर का तो हो गया पश्चिम का पार्ट, ये वाला सवाई माधोपुर का तो पश्चिमी भाग और टोंक जिले का दक्षिण और पूर्व का भाग, यानी ये पश्चिम और दक्षिण और पूर्व का भाग। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है यहां जो बोली जाती है इसको हम कहते हैं नागरचोल। और ये RS प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और इसी प्रकार से बना के दिए थे ऑप्शन कि नागरचोल जो है मुख्य रूप से कहां बोली जाती है, तो सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग और टोंक का दक्षिण और पूर्व का भाग। तो इस प्रकार से ये बोली जाती है। अब बात करते हैं कौन सी है, काठेड़ी। तो मैंने आपको कहां बताई थी काठेड़ी, जयपुर के दक्षिणी भाग में। तो जयपुर का जो दक्षिण का भाग है ये वाला जयपुर का, यहां मुख्य रूप से जो बोली जाती है उसको कहते हैं काठेड़ी। और 84 तो जयपुर का दक्षिण पश्चिम का भाग इस तरफ का और टोंक का कुछ पश्चिमी भाग, टोंक का कुछ पश्चिमी भाग और जयपुर का दक्षिण पश्चिमी भाग, वहां जो बोली जाती है उसको हम कहते हैं 84। कौन सी, 84। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख लेना। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ढूंढाड़ी की मैंने उप बोलियां बता दी आपको कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं तोरावाटी की। तोरावाटी कहां बोली जाती है, तो 3 डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखना, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। तोरावाटी प्रदेश भी कहलाता है। जयपुर का तो उत्तर हो गया, झुंझुनू का दक्षिण हो गया, सीकर का दक्षिण और दक्षिण पूर्व, ये जो क्षेत्र है यहां बोली जाती है तोरावाटी। इसके बाद मैंने पूर्व की ओर आपको कौन सी बताई थी, राजावाटी, जो कि जयपुर के पूर्व में है। इसके बाद दक्षिण पूर्व में कौन सी है, नागरचोल। कौन कौन सा, सवाई माधोपुर का तो पश्चिम का पार्ट हो जाएगा और टोंक का दक्षिण और दक्षिण पूर्व, यहां है नागरचोल। जयपुर के दक्षिण में कौन सी है, काठेड़ी। और जयपुर के दक्षिण पश्चिम और टोंक का पश्चिम का भाग कौन सी हो जाएगी, 84। तो यह आपकी ढूंढाड़ी होगी। अब हम बात करते हैं हाड़ौती के बारे में। तो देखिए मित्रों, जो हाड़ौती जो है वो दरअसल हाड़ौती अब मुख्य रूप से कौन से है, हाड़ा चौहानों के कारण हम इस क्षेत्र को क्या कहलाते थे, क्या कहते थे, हाड़ौती प्रदेश। आपको बताया था हिस्ट्री में मैंने, 1241 के अंदर चौहानों की शाखा थी हाड़ा, तो 1241 ईस्वी के अंदर देवा हाड़ा ने, देवा, ये सनी देओल का, जो सनी देओल है उसकी एक फिल्म थी उसमें उसका नाम देवा होता है। तो उसका जो सनी देओल के, ये सनी देओल उस फिल्म में बड़ा गुस्सेल टाइप होता है, तो घर से अलग अलग रहता था। तो एक बार सनी देओल के जो पिताजी हैं उनको गुंडों ने कोर्ट के अंदर ही पकड़ लिया था 5 बजे के बाद। तो पूछा कि क्या काम है, कि साहब किसी का मर्डर करना है। तो फिर वो उसके पीछे भागते हैं, तो वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ, इसका सनी देओल का पिता। तो वो गुंडे क्या कहते हैं कि 5 बजे तक यहाँ कोई नहीं सुनता, 5 बजे के बाद कौन सुनेगा। तो इतने में सनी देओल की एंट्री होती है कि 5 बजे के बाद देवा की अदालत शुरू
होती है। तो देवा मेरा फेवरेट नाम रहा है बहुत समय तक। मतलब मुझे पसंद था, मेरा नहीं, मतलब मेरा खुद का नाम नहीं, मुझे अच्छा लगता था देवा। तो देवा हाडा, इसने 1241 में यहां हाडा चौहानों की स्थापना की। और तब से जो है ये प्रदेश जो है हाड़ौती कहलाता है। कौन कौन सा क्षेत्र आता है? बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां। ये बारां लिख रखा है, 12 है ये। इसको कहते हैं हाड़ौती प्रदेश। तो दरअसल जो हाड़ौती है ये एक तरह से ढूंढाड़ी की ही उपबोली मानी जाती है। ढूंढाड़ी जो है यहां ढूंढाड़ी, इस ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है हाड़ौती को। ये आप चीज ध्यान में रख लेना। और अब ये पूछेगा साहब हाड़ौती बोली कहां जाएगी? तो ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो हाड़ौती प्रदेश है यहीं बोली जाएगी। अब जैसे जो सूर्यमल मिश्रण है उनकी रचनाएं मुख्य रूप से किस में है? ये हाड़ौती के अंदर ही है। उनकी रचना जो है इसी बोली में, हाड़ौती में। बूंदी के कवि थे सूर्यमल मिश्रण जी। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ। अब देखिए कई बोलियां, छोटी छोटी बोलियां कई आती हैं। जैसे मेवाती आती है। अब मेवाती कहां बोली जाएगी? मेव प्रदेश कौन सा है? आप ध्यान रखिए, मेव कहां के? अलवर और भरतपुर। तो यहां मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में जो मेव जाति की बहुलता के कारण हम इसको कहते थे मेव प्रदेश। तो मुख्य रूप से अलवर और भरतपुर का जो इधर का क्षेत्र है, यहां जो बोली जाएगी उसको हम कहेंगे मेवाती बोली। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख लेना, ये इधर बोली जाएगी। और प्रभाव इस पे कौन सा है? ब्रज भाषा का प्रभाव। अब बात करते हैं ब्रज भाषा की। तो ब्रज बोली भाषा क्या? ब्रज बोली, ब्रज किधर बोली जाएगी? यही भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, भरतपुर, मथुरार, ये धौलपुर का, ये इस तरफ का क्षेत्र है, इधर बोली जाती है ब्रज। इसके बाद में देखिएगा एक अहीर वाटी आती है। अहीर वाटी आपको इस तरफ अलवर की तरफ, ये जो है ये इस तरफ के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। गुड़गांव और ये थोड़ा सा दिल्ली का दक्षिणी भाग, इधर ये अलवर का जो है मुख्य रूप से बहरोड और मुंडावर तहसील वाला जो क्षेत्र है, इस तरफ देखने को मिलेगी। जयपुर में कोटपुतली का जो उत्तर का भाग है थोड़ा सा वहां देखने को मिलेगी। हरियाणा का गुड़गांव है, नारनौल है, रोहतक और महेंद्रगढ़, ये इस तरफ का क्षेत्र। तो यहां जो है अहीर वाटी बोली बोली जाती है। ज्यादातर देखिए मुख्य रूप से अलवर का नाम ही लेते हैं। बाकी तो अब ये कभी आपसे पूछ ले तो फिर मैंने जो चीजें आपको बताई ये सब नोट्स में लिख रखी है मैंने, ये सब हम देख लेंगे। तो मुख्य रूप से अलवर की है, ये आप पॉइंट ध्यान में रख लेना। आभीर जाति के कारण कहते थे साहब, आभीर जाति थी, ये बाद में अहीर कहलाया। आभीर जाति थी, यही आभीर जाति का क्षेत्र होने के कारण इसको अहीर वाटी कहते थे। राठ क्षेत्र भी कहलाता था ये, तो अहीर वाटी को राठी भी कहा जाता है और ये क्षेत्र राठ क्षेत्र कहलाता है। तो कई छोटे छोटे फैक्ट हैं। इसके बाद में देखिए और कई महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं। एक मालवी आती है। अब ये मालवी कौन सी है? तो मालवा क्षेत्र, ये जो इस तरफ का क्षेत्र है इसको हम मालवा कहते थे। ये एमपी साइड का जो क्षेत्र है, येर इधर का मालवा क्षेत्र था। एक तो ये हो गया। एक ये थोड़ा सा जैसे कोटा का इधर का, ये थोड़ा सा इधर का झालावाड़ का, ये प्रतापगढ़ का इस साइड का, ये मैंने आपको ऊपर बताया था। ये क्षेत्र दरअसल यहां जो बोली जाती है उसको हम मालवी कहते थे। तो मालवी के बारे में भी कहा जाता है कि मालवी भी एक मीठी और कर्णप्रिय बोली है। कर्णप्रिय मतलब क्या होती है? जो कानों को सुनने में अच्छी लगे। देखिए राजस्थान के अंदर जो है बोलियां सब की अलग अलग होती हैं। तो किसी क्षेत्र की बोली जो बड़ी मीठी लगती है और किसी क्षेत्र की बोली जो है वो बड़ी हार्ड टाइप होती है। अब जैसे हरियाणा साइड की है तो वहां की बोली काफी हार्ड मानी जाती है। कोई भी हो, चाहे पिताजी हो चाहे ताऊ हो, सबको तू ही कहते हैं। तू, अरे ताऊ तू की कर रहा है, अरे बापू तू सुन मेरी। और अपने तो यहां अगर पिताजी को तू कह दे तो सब पहले तो पिताजी धोएंगे फिर वो सिखाएंगे कि तू नहीं कहते, आप कहते हैं। तो ये अब हम ये नहीं कह सकते कि साहब देखो उनको बोलने की तमीज नहीं है, ऐसे हम नहीं कह सकते। क्यों? ये उनकी संस्कृति है। और संस्कृति क्या होती है? हर क्षेत्र की संस्कृति अलग अलग होती है। भरतपुर के इस तरफ की संस्कृति अलग होगी, पश्चिम की अलग होगी, दक्षिण की अलग होगी, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है। कोई चीज हो सकता है बोलने में यहां अच्छी मानी जाती हो हरियाणा में, हो सकता है वो हमारे यहां राजस्थान में अच्छी नहीं मानते हो। तो वो उनकी संस्कृति है, वो हमारे यहां संस्कृति है। तो ये चीज है। तो मालवी जो है ये इस तरह बोली जाती है और इसको मीठी और कर्णप्रिय बोली माना जाता है मालवी को। और मालवी पे जो मुख्य रूप से प्रभाव मिलता है, एक तो वो देखिए थोड़ा कहते हैं कि ढूंढाड़ी का मिलता है।
और कुछ मारवाड़ी का भी मिलता है। तो ये आप पॉइंट ध्यान में रख लेना। अब हम इसी मालवी की एक उप बोली मानी जाती है। देखिए, जो मालवी है उसी की एक बोली मानी जाती है, रांगड़ी भी मानी जाती है। इसी मालवी का ही एक रूप माना जाता है रांगड़ी। इसी मालवी की ही एक उप बोली मानी जाती है निमाड़ी। तो निमाड़ी जो है इसको तो दक्षिण राजस्थानी भी कहते हैं। ये प्रतापगढ़ का इस तरफ का जो क्षेत्र है, थोड़ा सा मालवा का, ये मालवी की ही बोली है। मालवी तो एक बड़ा क्षेत्र हो गया कि साहब, इस प्रकार से मालवा प्रदेश पूरा, ये थोड़ा सा झालावाड़ कोटार, ये इस प्रकार से। और यहां जो निमाड़ी इस तरफ का जो थोड़ा क्षेत्र है, ये आपको निमाड़ी देखने को मिलेगी। तो इसको दक्षिण राजस्थानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी राजस्थानी किसे कहते हैं, तो वो निमाड़ी को कहते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने रांगड़ी की बात की, रांगड़ी, तो रांगड़ी जो है, पहले तो यह है कि रांगड़ी एक कर्कश भाषा है। अब कहते हैं कि साहब बड़ी बोलने में कैसी होती है, कड़वी होती है, मीठी तो बिल्कुल नहीं होती, कर्कश भाषा होती है, बोलने में लगता है जैसे सर पे बाटा सा मारा हो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्कश बोली कौन सी मानी जाती है, तो रांगड़ी किसकी है, ये मालवी की बोली है। किसका मिश्रण मानी जाती है, यह आप ध्यान में रख लेना, यह भी महत्वपूर्ण है। रांगड़ी मिश्रण मानी जाती है एक तो मालवी का, चूंकि उसी की उपबोली के रूप में मानते हैं इसको, और मारवाड़ी, इनका मिश्रण मानी जाती है। यानी रांगड़ी किसका मिश्रण मानी जाती है, मालवी और मारवाड़ी। तो इस तरफ की ये मेवाड़ी का और इधर का मारवाड़ी है, तो इधर का इनकी मारवाड़ी की उपबोली थी मेवाड़ी, तो इन्हीं का प्रभाव होगा इधर का थोड़ा बहुत। और कुछ ये इधर जो मालवी की उपबोली है, तो इसका भी प्रभाव होगा। तो मालवी का भी प्रभाव हो गया, और इधर से जो मारवाड़ी है उसका भी प्रभाव हो गया। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रांगड़ी जो है ये किस बोली का मिश्रण मानी जाती है, तो एक तो मालवी और दूसरी मारवाड़ी। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। और यही क्षेत्र है बोलने का, ये इसी तरफ का, ये जो मालवा, मुख्य रूप से सब मालवा क्षेत्र में बोली जाएगी। थोड़ा सा झालावाड़ टच होते हुए, थोड़ा कोटा टच होते हुए, थोड़ा प्रतापगढ़ का पूर्व की तरफ का, ये जो है मालवी और इसकी बोलियां लगभग इसी क्षेत्र में बोली जाती है। चूंकि थोड़ा थोड़ा राजस्थान को टच करती है, तो हम इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। बाकी आपने देख ही लिया, ब्रज जो है वो इधर भरतपुर धौलपुर वाले में आ जाएगी, शेखावाटी इधर आ जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वो हमने देखे, अच्छे से इनको समझा। अब जो है वो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें पूरे नोट से हम पढ़ेंगे, कुछ और भी फैक्ट है वो सब भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो मैं फिर से 2 मिनट में इसको रिवाइज कर रहा हूं। मारवाड़ी बोली जो है मुख्य रूप से, शुद्ध रूप से मारवाड़ी तो जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और बाकी इसका जैसे ये आसपास का पूरा लगभग पश्चिमी राजस्थान है, वहां जो बोली जाती है उसको कौन सी कहते हैं, मारवाड़ी। अही ये देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है। गोडवाड़ी जालोर के आहोर से पाली के बाली तक, वहां मेवाड़ी मुख्य रूप से उदयपुर और आसपास का क्षेत्र। बागड़ी तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। बांगड़ प्रदेश ऊपर को कहते हैं बांगड़ी के, तो ये इस तरफ का थोड़ा शेखावाटी साइड वाला हो जाएगा अगर बांगड़ी कहता है तो। बागड़ी वागड़ी ये सब इधर का है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का। शेखावाटी इस तरफ का हो ही गया। नागौरी नागौर में। और बाकी जैसे मान लीजिए जयपुर में इसको क्या कहते थे, ढूंढाड़ प्रदेश, तो इसमें आपको बता दिया था। उत्तर की तरफ आप तोरावाटी, पूर्व की तरफ राजावाटी, दक्षिण पूर्व की तरफ तो नागरचोल, दक्षिण की तरफ काठेड़ी, और दक्षिण पश्चिम की तरफ चौरासी। हाड़ौती इस क्षेत्र में थी। खेराड़ी जो थी उस पे 3 का प्रभाव था शाहपुरा में, किधर का, ढूंढाड़ का, हाड़ौती का और मेवाड़ी का। तो ये कईयों का मिश्रण है, और इस प्रकार से मुख्य मुख्य है। बाकी अहिर वाटीर मेवातीर वो इस तरफ की हो जाएगी, ब्रज इस तरफ की भरतपुर धौलपुर की है। तो ये कई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं। और इसमें देखिए इतने महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं मैंने इसमें शामिल किए हैं कि अब तक जितनी भी पिछली भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, वो सब चीजें इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया है। तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये वाला। और खास करके जो लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हैं, क्योंकि उनका लाइब्रेरी साइंस वाला क्या है, वही साहित्य वाला जो उनका काम वही है लाइब्रेरी से रिलेटेड। तो उनके थोड़ा सा ये बोली भाषा वाला जो टॉपिक है, अभी जैसे इसके बाद में जो क्लासें आएगी वो ये भी आएगी कि किस ग्रंथ की रचना किसने की। जैसे पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंद्रवरदाई ने लिखा था,
तो इस प्रकार से वो चीजें भी हम पढ़ेंगे। ए के जो शोध संस्थान वगैरह कहाँ है, जैसे जवाहर जो कला केंद्र है वो कहाँ पर है उसके बारे में आता है। ये पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर आता है, रूपायन संस्थान कहाँ है, उस तरह की चीजों से संबंधित भी काफी पूछता है वो। तो लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए ये मोस्ट तो सब एग्जाम के लिए है। ये तो जब आप बारीकी से सब एग्जाम के परीक्षा के जब आप प्रश्न पत्र देखते हैं तब आपको कुछ चीजें लगता है कि ये इन एग्जाम में कुछ चीजों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, तो इसलिए आपको बता रहा हूं। बाकी कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आए आए, वो तो एक अंदाज होता है कि हाँ इस तरीके से इस एग्जाम में ये चीज ज्यादा पूछता है। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।